हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिज़ायर राइज के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा और इंडियन एक्सप्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि इस वीडियो में कवर होगी। एंड द हिंदू को कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च हुई है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ हिंदू में देखने को मिली। वी आर गोइंग टू कवर वन बाई वन ऑल ऑफ देम। और फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू नो कि जो एजुकेशनल पॉलिसी है, इसको अगर जो है इसमें ये टाइम टू टाइम जो है इसमें चेंजेस लाने ही पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा जो है सिस्टम जो है उसमें कह सकते हैं कि एक दीमक की तरह लगने, टर्माइट लगने लग जाएगा। तो वो जो है अभी क्या है, हमारा यंगेस्ट पॉपुलेशन है अगर देखा जाए तो इंडिया की। तो इसको अगर हम प्रेजेंट कंडीशन के साथ जो है उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे तो पूरा जो है आगे की जनरेशन में जो है हम इतना एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। और वोकेशनल एजुकेशन देना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एकेडमिक में जो हम सीखते हैं उसको जो है बहुत ही कम अपना जो है जब हम प्रैक्टिकल उसमें करते हैं या फिर किसी जॉब में जाते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम रह जाता है। तो इसीलिए जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा गया है। और चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें ये है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स वो अब 4 इयर्स का हो जाएगा। ओके, 4 इयर्स का हो जाएगा। ज़्यादातर जो है बीए पास 3 इयर्स का होता था, या बीएससी पास 3 इयर्स का होता था, या बीकॉम पास 3 इयर्स का होता था। और मास्टर्स इन्हीं सब सब्जेक्ट में कितने का था, 4 इयर्स का था। मास्टर्स मीन्स ऑनर्स इन द सब्जेक्ट, वो जो है 4 इयर्स का होता है, जिसमें एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होता था। तो ये 4 इयर्स का होता था। बट अब क्या है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है इस पे ये कम्प्लीटली 4 इयर्स का हो जाएगा। ओके, और एमफिल जो है ये 1 ईयर कोर्स होता है। और ये जो है आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद जो है स्टूडेंट्स इसमें एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर एमफिल के लिए अप्लाई करते हैं या फिर ज़्यादातर लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये एमफिल एकदम हटा दिया जाएगा। और क्या है कि हायर एजुकेशन जो फीस है उसमें कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन लगा दिया जाएगा, जिससे कि जो पब्लिक और प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग जो है फीस ना ले सकें। और क्या है कि यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि एज 3 to 6 के लिए यूनिवर्सलाइज हो जाएगी। ओके, और ये कब तक है, ये 2030 तक कर दिया जाएगा ये चीज़ें। अब क्या है कि जो है एकेडमिक जो स्कूल करिकुलम है उसमें क्या है कि कोडिंग भी सिखाई जाएगी। ओके, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज वेल एज वोकेशनल स्टडीज़ पर भी फोकस किया जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं। एंड जो जैसे कि इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास 5th तक जो है वो किस में रखा गया है, मदर टंग में रखा गया है। ओके, सो ये फर्स्ट न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है इन 34 इयर्स। लास्ट कौन सी थी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आपने पढ़ा होगा, ध्यान दो कौन सी बुक में था। ओके, इसके बाद जो है आया कि ये पैनल को वॉज हेडेड बाय इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन, एंड ही सबमिटेड द ड्राफ्ट इन दिसंबर 2018। ओके, अब क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में था कि 3 लैंग्वेज होनी चाहिए पर स्टेट। बट ये जो है अब क्या है कि किसी भी स्टेट में जो है लैंग्वेज जैसे कि हिंदी है, हिंदी जो है कंपलसरी नहीं बनाई जाएगी कि स्टेट्स में। स्टेट्स आर फ्री टू चूज़ देयर वट एवर लैंग्वेज दे वांट टू चूज़ आउट ऑफ 3 लैंग्वेजेस। ओके, और ये डिपेंड करेगा रीजन टू रीजन कि उस लैंग्वेज में उस रीजन में कौन सी ज़्यादा लैंग्वेज प्रेवलेंट है, और स्टेट इस पर आराम से चॉइस कर सकता है। ओके, एंड संस्कृत भी ऑफर कराई जाएगी एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। ओके, क्लासिकल लैंग्वेज विल ऑल्सो बी अवेलेबल, वाई फॉरेन लैंग्वेज विल बी ऑफर्ड एट सेकेंडरी लेवल पर ही
ऑफर्ड होगी। ओके, सो वेन एवर पॉसिबल जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 फिफ्थ क्लास तक या फिर ग्रेड 8 तक जो है वो होम लैंग्वेज में रहेगा, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में ही रखा जाएगा। ओके, और ये चीज़ जो है दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट दोनों ही ये चीज़ फॉलो करेंगे। एज वी नो एजुकेशन क्या है, एक कंकरेंट सब्जेक्ट है। इसके मतलब क्या है कि अगर कंकरेंट सब्जेक्ट होने का मतलब क्या होता है, अगर सेंटर और स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी लॉ के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या होगा कि सेंटर जो है, एक कोई लॉ है, जैसे ये न्यू पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, अब इस पे जो है सेंटर ने बना दिया अपना लॉ, तो स्टेट उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ओके, सो दिस इज़ देयर एंड थोड़ा सा और इसमें ये है कि जो नेशनल वर्क इज़ इंट्रोड्यूस इन द इंक्लूडिंग द प्री स्कूल एंड आंगनवाड़ी ईयर्स इन नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल इंश्योर कि बेसिक स्किल्स एट द क्लास 3 लेवल हो सके बाय 2025। ओके, स्टूडेंट्स को जो है कोडिंग से रिलेटेड क्लासेस दी जाएंगी, एज वेल एज वोकेशनल एक्टिविटीज़ से भी क्लासेस दी जाने लगेंगी, और ये कब से, क्लास 6 से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आर देयर, मीन्स ये अगर हम इन चीज़ों को देखें कि मतलब क्लास 6 से जो है फोकस कराया जा रहा है, तो ये क्या है, ये अब एक स्किल इंडिया की तरफ बढ़ने का जो है ये प्रोविज़न आ गया है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में, विच इज़ वेरी गुड। ओके, एंड इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है, देखो ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चा जो है क्लास 6 या 8 से ड्रॉप करने लगता है, बट अगर उनको जो है क्लास 6 से ही वोकेशनल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ पे फोकस कराया जाए और अपने एक सब्जेक्ट के साथ साथ उन्हें अपने चॉइस का कोई भी वोकेशनल जो ऑप्शंस में अवेलेबल है वो चूज़ करने को मिल जाए, तो ड्रॉप आउट भी वो कम हो जाएगा, बच्चे स्कूल आएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, बिकॉज आगे चल के वो उनके लाइफ में भी काम आएगा इन द फॉर, वो उस तरीके की जॉब भी ले सकते हैं। सो इसलिए ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्राफ्ट बनाया गया है के कस्तूरीरंगन द्वारा। और जो भी है इंडियन नॉलेज सिस्टम है इंक्लूडिंग ट्राइबल और इंडिजिनस नॉलेज विल बी इंकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम। जो इंडिजिनस नॉलेज हो गई या फिर ट्राइबल नॉलेज है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे ट्राइब्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं और नेचुरोपैथी द्वारा जो है बहुत चीज़ें सही भी कर लेते हैं, तो उस तरीके की ट्राइबल इंफॉर्मेशन अगर पर्कुलेट करे और भी लोगों में, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री एज वेल। सो पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय स्टेट रेस कर दी जाएगी, कितना 6% तक रेस कर दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ HRD हम लोग पहले बुलाते थे, अब क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नेम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, दिस ये इसको आपको समझ में आना चाहिए, माने ये समझ लो कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाएगी। और सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्स, इसके लिए एक सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट भी बनाई जाएगी। ओके, अब आते हैं सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट इन द टाइप ऑफ एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा जो कि इस चीज़ पे फोकस करेगा। स्कूल एजुकेशन देखा जाए, सो 3rd to class 10th जो है इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा 2030 तक, एंड ये इंश्योर करा जाएगा कि लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल आ सके बाय 2025। मदर टंग एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा क्लास 5th तक, और न्यू करिकुलम इंक्लूड 21st सेंचुरी स्किल लाइक कोडिंग, वोकेशनल इंटीग्रेशन, ये सब। बोर्ड एग्जाम को ईजियर बनाया जाएगा और थोड़ा सा इसको रीडिज़ाइन भी करा जाएगा। अब आते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर होंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, बल्कि मेडिकल और लीगल कोर्स के लिए नहीं होगा, ठीक है। और फ्लेक्सिबल हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी यूज डिग्री होगी 3 to 4 ईयर के ड्यूरेशन के लिए। 1 to ईयर PG प्रोग्राम होगा, 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है, और MPhil नहीं होगा। कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम भी फेज हो जाएगा 15 ईयर्स में। ओके, अब कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज नहीं होगा कि ये इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, अब ये सब चीज़ें भी नहीं होंगी, धीरे धीरे 15 ईयर्स में ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आओ नेक्स्ट न्यूज़ में जो किसी चीज़ से रिलेटेड है कि एग्ज़ाम को ईजियर बनाया जाएगा, अब क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम, जिसमें कि जो है स्टूडेंट्स रियल प्रेशर फील करते हैं। इसमें क्या है कि अभी क्या है, मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स पे ज़्यादातर चीज़ें बेस्ड हैं। अब क्या है कि उनका जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो चीज़ चेक करेंगे। ओके, विद और स्टूडेंट्स के पास एक चांस रहेगा कि वो 2 बार एग्ज़ाम दे सकें। और फर्दर रीडिज़ाइन होगा, जैसे कि मॉड्यूलर या फिर सेमेस्टर वाइज बोर्ड एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम में डिफरेंट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, या फिर सेपरेट एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। इस तरीके से थोड़ा बहुत इसमें भी मॉडिफिकेशन होगा। स्कूल गवर्नेंस सिस्टम वो भी चेंज होगा, जिसमें कि एक एक्रेडिशन फ्रेमवर्क होगा कि उसको एक्रेडिट करा जाएगा। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को एक्रेडिशन किया जाता है, जैसे नैक A+ यूनिवर्सिटी है या फिर B ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से स्कूल को भी करा जाएगा, और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों को रेगुलेट करने लगे। ओके, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन ये जो है मोर हॉलिस्टिक होगी और मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर होगी, और माने वैरायटी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, जिसमें कि वो चूज़ कर सकें। और द कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम भी फेस हो जाएगा इन नेक्स्ट 15 ईयर्स, एंड कॉलेज डेवलप या तो वो ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी देयर। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि इसके बाद हम ये समझते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और इसको देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग। सो हर लेवल पे लर्निंग पे इंटीग्रेटेड रहेगी टेक्नोलॉजी से। ओके, एंड ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट करी जाएगी जो कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ओके, याद रखना ये चीज़, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक डेडिकेटेड यूनिट होगी फॉर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी सेटअप इन द मिनिस्ट्री। ओके, और जो टेक्नोलॉजी है उसको इस तरीके से करा जाएगा कि क्लासरूम जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करा जा सके। एंड टीचर एजुकेशन भी दी जाएगी बाय 2030। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। ओके, जो कि अभी है B.Ed डिग्री 2 ईयर्स की है, अब धीमे धीमे जो ये अभी नए चेंजेस के अकॉर्डिंग ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री हो गई है। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देखा जाए, सो मेरिटोरियस स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC और सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, इनको इंसेंटिव दिया जाएगा। मेरिटोरियस स्टूडेंट को इंसेंटिव्स मिलेगा जो इन कैटेगरीज को बिलोंग कर रहे हैं। एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी ये इंकरेज करा जाएगा कि वो ऑफर करें स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हेल्थ साइंस हो गए, लीगल यूनिवर्सिटी हो गई, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इसको भी ये कोशिश करी जाएगी कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बन सकें। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एंड दैट इज़ NEP फोकस, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, ब्रिज डिजिटल डिवाइड। ओके, ज़्यादातर क्या है अपने यहाँ पॉपुलेशन जो है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बिकॉज दे आर वो बहुत ज़्यादा पुअर पीपल हैं। ओके, सो ऐसा कोशिश करी जाएगी कि जो डिजिटल एजुकेशन है उसका इक्विटेबल यूज़ हो सके। ओके, सभी के पास जो है डिजिटल एजुकेशन पहुँचाई जा सके। एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देगी, और ये जो है एजुकेशनल मिनिस्ट्री के अंडर में ये यूनिट आएगी। ओके, एंड टीचर्स विल बी गिविंग ट्रेनिंग इन ऑनलाइन एजुकेशनल मेथड रेलिवेंट टू द इंडियन इंस्टीट्यूशन। ये भी करा जाएगा कि ऑनलाइन जो है वो टीचिंग कर सकें। ओके, और इसके लिए जो है टीचर्स को भी उसी तरीके से ट्रेन भी करा जाएगा। NEP emphasizes universal access to schools and लगभग जो है 2 करोड़ bring 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बैक इनटू द एजुकेशनल मेन स्ट्रीम, जिससे कि जो बच्चे अभी ड्रॉप आउट हो गए हैं
वो जो है फिर से वापस आ सकें स्कूल्स में, अगर इस तरीके का जो है वोकेशनल वगैरह ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर डिजिटल एजुकेशन दी जाएगी। हो सकता है कि ये एक लुक्रेटिव रहे बच्चों के लिए और वो फिर से स्कूल आने लगे। इट ऑल्सो एम्स टू डबल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, जिसमें कि वोकेशनल एजुकेशन में फोकस होगा। ज़्यादातर लोग जो हैं हायर एजुकेशन में जॉब छोड़ देते हैं, वो स्टडीज़ छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव टू सीक जॉब। तो इसीलिए जो है वोकेशनल एजुकेशन रहेगा तो वो अपना स्किल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे भी जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाएगा। और लगभग जो है 50% करना चाह रहे हैं 2035 तक। ओके, और इसके साथ ही जो है न्यू सीट्स लगभग 3.5 करोड़ बढ़ाना चाह रहे हैं। सो दीज थिंग्स आर देयर एंड इसके बाद जो है ये है कि इन ऑर्डर टू अचीव ऑल द पब्लिक फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशनल बाय स्टेट्स एंड सेंटर मस्ट ग्रो फ्रॉम, अभी क्या है कि 4.43% ऑफ द जीडीपी है, इसको बढ़ा दिया जाएगा लगभग 6% तक। एंड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये एक्सपेंड करेगा सपोर्ट जो है स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप। ओके, और जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इकोनॉमिक, सोशल और कास्ट बैरियर को फेस कर रहे हैं, उनके लिए एक दे विल बी डेजिग्नेटेड ए स्पेशल एजुकेशनल जोन, जिस इन पर अलग से फोकस किया जाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड ये सेंटर एक सेटअप करेगी। इससे क्या होगा, जो भी गर्ल्स हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी हेल्प प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ से इन लोगों से भी ड्रॉप हो जाता है। और ये जो फंड है ये कैसे यूज़ होगा कि टॉयलेट्स बनाने के लिए, उनको बाइसिकल देने के लिए, एज वेल कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें करी जाएंगी जिससे कि जो गर्ल्स हैं एज वेल ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े। ओके, इसके बाद जो ये GS2 से रिलेटेड टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन में टर्की अप्रूव्स न्यू सोशल मीडिया लॉ एंड AIB टू लुक एट इंडियाज प्रोजेक्ट प्रपोजल फ्रॉम इकोनॉमिक व्यू। टर्की ने अभी न्यू सोशल मीडिया लॉ लाया है जिसके अकॉर्डिंग जो है और भी, जैसे टर्की में पहले से ही इतना सारा प्रॉब्लम था कि एक जो सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी टर्की के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट वो लोग क्विक एक्शन लेते थे और उसको कर्ब करने की कोशिश करते थे। अभी क्या है, अभी और चीज़ें भी टर्की ने एक न्यू सोशल मीडिया लॉ लाया है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट करता है तो गवर्नमेंट उस पर अपनी ग्रिप जो है टाइट कर लेगी। और जिससे कि ये इस कारण के कि जो भी फॉरेन सोशल मीडिया साइट्स हैं वो और भी ज़्यादा अकाउंटेबल भी हो जाएंगी इस कारण। और जो भी कंटेंट है वो गवर्नमेंट या तो ब्लॉक कर देगी एक्सेस और या तो फिर रिमूव कर देगी। ओके, कंपनी जैसे होगी फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो कि इस चीज़ों से कंप्लाई नहीं कर सकते वो अपनी बैंडविड्थ जो है वो कम कर सकते हैं। एंड ये टर्की जो है उसमें वहाँ पे पहले से ही जो है हमेशा से सोशल मीडिया पे पॉलिसिंग होती रही है और इस तरीके के मेजर्स जो है एक चिलिंग इफेक्ट दे सकते हैं वहाँ के पॉपुलेशन को। ओके, सो ये समझ में इस न्यूज़ को देखने के बाद ये समझ में आ सकता है कि हांगकांग ही ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे कर्ब करा गया है, टर्की भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे इन चीज़ों पे कर्ब लगाया गया है। सो AIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये जो है इसके 57 फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया भी एक मेंबर था और इंडिया का लार्जेस्ट शेयर है, लगभग 7.62 शेयर है और चाइना का 26.06 है। सो चाइना ने ये बोला है कि ये जो है ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रहेगा, भले ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी किसी भी तरह का चल रहा हो लड़ाई वगैरह, बट जो है फंडिंग या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो इंडिया हैज़ गॉट लगभग $4.35 बिलियन ऑफ फंड फ्रॉम द AIB बैंक और ये AIB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। सो जो है इस पे जो है कोई भी रोक नहीं लगेगी
और द लेटेस्ट लोन फॉर इंडिया वाज फॉर 750 मिलियन। ओके, ये चीज़ किस लिए थी? वर्नेबल हाउस होल्ड है जो कि कोविड-19 से इम्पैक्टेड हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए था। ओके, सो दिस वाज देयर, एंड तो इस चीज़ पे कोई भी रोक नहीं लगेगी। अब आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक अ वरी। ज़्यादातर क्या है कि जैसे कि काऊ हो गई, बफलो हो गई, इनको क्या है कि ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे कि क्या प्रॉब्लम्स है, इसको समझते हैं कि मैस्टिटिस है। ये एक इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन ऑफ द अडर रीजन में होता है, पेट के पास होता है। ए कॉमन एलिमेंट इन द डेयरी एनिमल्स। तो इस तरीके की इसमें क्या होता है कि उनको एंटीबायोटिक्स दे के सही किया जाता है। ज़्यादातर फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर ईजिली अवेलेबल भी नहीं होते, एंड वो साइंस एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है वो जानवर को जो है इंजेक्शन लगा देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये रेगुलेटरी ना होने के कारण जो है, जब हम लोग लेते हैं, वो दूध कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ओके, एंड जो भी मिल्क है सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, वो जो कि टेस्ट भी नहीं करा जाता है। इवन जो पैक्ड मिल्क है उसको भी बिना टेस्ट करे कंज्यूमर को दे दिया जाता है। और इफेक्ट क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा, इसलिए ज़्यादा डिजीज़ जो है बढ़ती चली जा रही हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई रेगुलेशन ही नहीं है। ओके, और इंडिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। लगभग 188 मिलियन टन से यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है। अर्बन एरिया इसमें 52% कंज्यूम करता है मिल्क। ओके, सो जो है इसीलिए एक मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपर्ट, जिसमें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने पार्ट लिया। और बोला कि मीन्स दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग एटलीस्ट कि कुछ होना चाहिए। ओके, एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एडिटोरियल पेज। और इसमें एक क्वेस्ट फॉर ऑर्डर एमिड साइबर इनसिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन द स्कूल गोज टू द स्टूडेंट्स डोर स्टेप, एक क्वेस्ट फॉर ऑर्डर एमिड साइबर इनसिक्योरिटी। अभी देखा जाए तो पेंडेमिक टाइम में जो है जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस, स्पेशली कुछ ही जैसे कि एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है मार्केट में लगाया है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2020। बट अभी क्या है कि साइबर अटैक जो है देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, एंड लगभग 18 मिलियन डेली मालवेयर और फिशिंग ईमेल्स आते हैं, जैसे कि कोविड-19 मॉनिटर्ड के नेम से आते हैं। एक सिंगल ईमेल प्रोवाइडर जिसमें हो जाएगा और पूरा आपका जो है अकाउंट वगैरह हैक हो जाएगा। सो ट्विटर हैकर्स कलेक्टेड लगभग $120,000 इन पब्लिक गेस। ओके, और रैंसमवेयर भी कलेक्ट हुआ लगभग 11.64 बिटकॉइंस और $1.14 मिलियन। इस तरीके से जो है वो लोग पहले क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपसे मनी मांगते हैं, एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। ओके, सो इस तरीके से रहता है जब आपकी साइट वगैरह हैक हो जाती है, और इससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज कौन सा मालवेयर उन्होंने कहाँ पे डाला है, कहाँ पे इंसर्ट करा है, इसको पकड़ पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ओके, जैसे कि एक बार हम लोग की साइट जो है हैक हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक बार नहीं बल्कि 2 बार इंसिडेंट हुआ था। So Australia mentioned of attacks by a state actor. China has been accused of hacking healthcare institutions in United States working on novel coronavirus treatment. Okay, एंड यूके ने भी वार्न करा है कि रशिया वगैरह चुराने की कोशिश कर रहे हैं जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके डेटा वगैरह। एंड सो इस तरीके से जो है द बैन ऑन स्पेसिफाइड चाइनीज़ ऐप्स, ये इंडिया में बैन हो गया था, साइटिंग रीज़न कि ये जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में है। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो कि साइबर क्राइम को बढ़ते हुए दिख रहा है इस बार। ओके, सो नो ग्लोबल कॉमन्स, बॉर्डरलेस साइबर स्पेस होना एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन, ये एग्जिट नहीं हो सकता। ओके, इंटरनेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, दैट इज़ अंडर नेशनल कंट्रोल। एंड इसीलिए क्या है कि वो इंटरनेट जो है वो बॉर्डर कंट्रोल के उसमें आता है। ईच स्टेट है वो अपने नेशनल नेटवर्क के अकॉर्डिंग अपने
पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है नेटवर्क को रेगुलेट करते हैं। स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। ओके, एंड जो भी स्टेट है वो ऐसे एक्शन लेगा कि उसकी जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेन टेरिटरी, उस पर कोई आंच ना आए। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन विच इंटरनेट रेस्ट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ मैनी स्टेट विद डिफरेंट अप्रोचेस। Okay, so these are the things are there, and इसके बाद ये है कि सर्च फॉर साइबर रूल्स ऑफ द रोड, ऐसा कुछ होना चाहिए कि एक रूल होना चाहिए, उसी के आसपास जो है सारे स्टेट्स को जो है अपने पॉलिसी बनानी चाहिए। इन 1998 रशिया इंस्क्राइब द इशू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑन यूएन एजेंडा। ओके, सो इस तरीके से जो है 6 ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स भी आया और ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप आया। इन लोगों ने क्या करा कि एक यूनिवर्सल एजेंडा बनाना चाहा जिससे कि जो है इंटरनेट को गवर्न करा जा सके। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? The net result of the UN exercise has been accepted that international law and UN charter are applicable in cyberspace. ओके, जनरली देखा जाए कि जो नॉर्म्स वगैरह बन रहे हैं और इंस्टीट्यूशन वगैरह पे जो वर्क हो रहा है वो हमारे जो कह सकते हैं कि साइबर वाला टेक्नोलॉजी ज़्यादा तेज़ से रैपिडली बढ़ रही है, इन प्लेस और जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो उतना फास्ट पेस नहीं ले पा रहे हैं। ओके, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है वो बनी रहती है। अब आए व्हेन द स्कूल गोज़ टू द स्टूडेंट्स डोर स्टेप। बहुत सारे अभी पेंडेमिक टाइम में ये देखने को मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव गैजेट्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। सो इस चीज़ को रिसॉल्व करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या करा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ जो है एक प्रोग्राम चलाया एंड हैड इंस्ट्रक्टेड टीचर्स कि वो बच्चों को कैटेगराइज करना शुरू करें इन 3 ग्रुप्स। एक तो है हाईटेक वो बच्चे हो गए जिनके पास कंप्यूटर्स वगैरह और इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरे बच्चे हो गए लो टेक जिनके पास केवल रेडियो और टीवी वगैरह है। और तीसरी कैटेगरी हो गए नो टेक, मतलब ना टीवी है, ना कंप्यूटर है, ना रेडियो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन करा जाए। इसके साथ जो है डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज द विद्यावर्धी स्कीम। ओके, ये याद रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। विद्यावर्धी स्कीम क्या है, किस स्टेट को बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है ये। ओके, और इसमें क्या है कि एक मोबाइल क्लासरूम होगा, इस तरीके से एक व्हीकल पे लगा दिया जाएगा मोबाइल क्लासरूम जिसमें ऑडियो विजुअल गैजेट्स होंगी विच विल रीच उस जगह तक पहुंचेगी ये व्हीकल जहां पे जो है ये सब कनेक्टिविटी अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से विद्यावर्धी माने विद्या का वर्धन होना, मतलब बढ़ना, इस तरीके से होगा। और द 38 लाख स्टूडेंट इन द स्टेट, नियरली 1.2 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नो टेक कैटेगरी में आते हैं। सो व्हीकल जो है रिमोट एरियाज़ में जाएगा और वहाँ पे जो है उनको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सो एक ट्रायल रन करा गया विच हैज़ बीन डन, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अलॉट 3 व्हीकल्स टू ईच ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट। दिस क्लासरूम फोकस करेंगे एक ऐसा कोर्स जिसमें कि ज़्यादा से ब्रिज कोर्स, मतलब एक ऐसा पैटर्न पढ़ाना जिसमें कि 1 to लेके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ पढ़ाया जा सके। एंड टीचर्स हैव बीन आस्क्ड टू बी इन टच विद द नो टेक कैटेगरी स्टूडेंट्स और लगभग जो है इंटरेक्ट विद एटलीस्ट 40% इन अ वीक। सो इस तरीके के एफर्ट करे जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि ज़्यादातर बच्चे जब स्कूल नहीं जाते वो धीमे धीमे चीज़ें भूलने लग जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है करी जा रही हैं। एंड द गवर्नमेंट वी डिजर्व, ये एडिटोरियल पेज में है। देखो शशि थरूर का भी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिसमें कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। तो ये आर्टिकल उसी के थोड़ा सा अगेंस्ट में कि हमारे कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं हो सकती है, इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपको एक काउंटर आर्गूमेंट मिल रहा है, अपने मेंस के उस आंसर में आप इसको इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ओके, द कॉजेज फॉर द पॉलिटिकल मेलाइस इन इंडिया आर मैनीफोल्ड एंड दे आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या है कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है,
बस हाँ, कहीं-कहीं ये देखने को मिलता है, कोई पार्टी हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, कोई नहीं करती है, एंड कोई भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं है। जस्ट पॉलिटिशियंस जो है, अगर पैसा मिले तो वो सेल के लिए भी अपने आप को हॉर्स ट्रेडिंग में भी वो बिलीव करते हैं। तो इसीलिए जो है कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है पार्टीज में, एंड अनलाइकली टू चेंज इवन इफ इंडिया मूव्स टू अ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम, तब भी ये नहीं हो जाएगा। ज़्यादातर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में एक डेडलॉक सा बन जाएगा, और इसके बाद क्या, बाइंग ऑफ जो नेता लोग हैं उनको बाइंग शुरू हो जाएगी, और जो है इसलिए जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपने आप भी नहीं वर्क कर पाएगा। एंड देखा जाए तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, चेक एंड बैलेंस है, ये जो कि प्री रेक्विजिट एसेंशियल थिंग है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ओके, सेकंड क्या है कि अपने यहाँ जो है कास्ट एंड कम्युनल कंसिडरेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, एंड इतना जल्दी स्विच करना और ये चीज़ डिसअपियर होना ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड कैबिनेट जो है बेस्ड प्राइमरली ऑन कंसिडरेशन ऑफ मेरिट होना, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। लोग मेरिट पे तो नहीं रखेंगे अपनी कैबिनेट को, भले ही किसी और रीज़न पे रख लें। ओके, एक वाइबल पार्टी स्ट्रक्चर होना, द प्रेसिडेंट सिस्टम विल एंकरेज मोर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा लेजिस्लेचर्स में। एंड इफ द करेंट इंडियन लेजिस्लेचर्स आर क्रॉस बिटवीन द रबर स्टैंपिंग बॉडीज एंड दोज इंगेज इन द क्रिएटिंग mayhem, सो लेजिस्लेचर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम विल बिकम इनफाइनेटली वर्स हो जाएगी। सो अपने यहाँ जो है रीजंस क्या क्या मिले प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्क ना कर पाने के, कि कमिटमेंट की प्रॉब्लम है। ओके, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होना वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वाला जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, वो चीज़ अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में इंटरफेयर ना करें, ये चीज़ अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो है अपने यहाँ जो है कास्ट सिस्टम है, कॉमनल सिस्टम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि जो है मेरिट पे इतना इम्पोर्टेंस दिया जाए। ओके, ज़्यादातर लोग जो है फिर अपने कैबिनेट पे कास्ट के अकॉर्डिंग जो है कैबिनेट फॉर्म करेंगे। थर्ड है कि जो है एक कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, ये कहीं रबर स्टैम्प की तरह ना रह जाए। ओके, और अपोजिशन को इतना जो है ना मिले। सो दीज आर द थिंग्स आर देयर, एंड मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक, और वो है कि एक्सप्लेन पेज पे डेस्टिनेशन ऑफ मार्स को कंप्लीट करते हैं। एंड इसमें है कि द गवर्नमेंट वी डिज़र्व, नो, इसमें है कि ये वाले डेस्टिनेशन ऑफ मार्स में है कि नासा ने अभी तक बहुत सारे मिशंस भेजे हैं, और ये 1997 से ये प्रोसेस चला आ रहा है। फर्स्ट वॉज सोजर्नर करके था रोवर, जो कि मार्टिन सॉइल पे गया था। इसके बाद बहुत सारे गए हैं, जैसे कि स्पिरिट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया। आप किसको भेज रहे हैं, परसिवेरेंस को भेज रहे हैं। ये परसिवेरेंस जो है धीमे धीमे देखा जाए तो जो ये रोवर्स का साइज़ है ये बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे सोजर्नर है तो ये टॉय के शेप के था। ओके, जैसे ये सोजर्नर है। ओके, इसका शेप देखा जाए तो कैसा था, ये टॉय के शेप में था। इसके बाद आते हैं हम स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी जो है ये किस शेप में थी, ये हो गई जो एक गोल्फ कार्ट होती है ना, उस शेप में हो गया। अब ये परसिवेरेंस हो गया, परसिवेरेंस के शेप में, ये एक स्मॉल कार के शेप में हो गया। तो इस तरीके से जो है देखिए आप, साइज़ भी बढ़ रहा है, और साइज़ के बढ़ने के साथ साथ जो है इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है इसको भी बढ़ाया जा रहा है। रोवर से क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल एरिया है उसका मच हायर रिजोल्यूशन में वहाँ उसके बारे में पता चल सकता है। एंड जो परसिवेरेंस है वो एक क्या कैरी करने वाला है इस बार, वो इंजेन्यूटी जो है, जो कि फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स में उड़ेगा। ओके, सो इंजेन्यूटी ये लेके जाएगा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम नासा जो एक हेलीकॉप्टर किसी अनदर प्लैनेट में उड़ाएगा। ओके, एंड इंजेन्यूटी इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, जस्ट लाइक
और इसका चैलेंज क्या है, इज टू फ्लाई ए हेलीकॉप्टर इन द थिन एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स। तो अगर ये उड़ गया तो एक बहुत कह सकते हैं कि एक हम बहुत एक लीप ले लेंगे इन अनदर प्लानट। ओके, एंड थर्ड, परसिवेरेंस इज द प्लान फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग बैक रॉक सैंपल्स फ्रॉम मार्स, जिसको कि एनालाइज करा जाएगा और बायो सिग्नेचर्स देखे जाएंगे कि प्रेजेंट और पास्ट लाइफ कैसे हो सकती थी यहाँ पे मार्स में। बट इन द नियर टर्म देखा जाए तो एलन मस्क इन्होंने क्या प्लान करा कि एक कॉमर्शियल ट्रैवल करा जाए, एज वेल एज लोगों को वहाँ भेजा जाए। और ये भी था कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो सके, जिससे कि कॉस्ट सेविंग मेजर्स आ जाएगा, एंड रीफ्यूलिंग और मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट फ्यूल ऑन मार्स। अगर ये चीज़ हो गई कि रीफ्यूल करा जाए उसको, स्पेस व्हीकल को, और मैन्युफैक्चर भी करा जाए वहाँ पे, तब जाके एक जर्नी कॉस्ट में 1/1000 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगी। और इसके साथ जो है अगर हम किसी को भेजना चाहेंगे पैसेंजर फॉर गोइंग टू मार्स, केवल पे कॉस्ट आएगा 1.5 करोड़। ओके, तो एलन मस्क की ये सब प्लान्स की वजह से भी ये सारे चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गई। एंड द मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल कौन सा है, स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट। एंड स्पेस एक्स जो है is scheduled to fly around the moon with its first private passenger in 2023. Okay, so these were the important news of today. Okay, thank you for watching.